नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा कल दिल्ली गए थे। आज सुबह उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेने के बाद स्पीकर ओम बिरला से मिले, अमित शाह से मिले और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। कल हमने कहा था कि क्या मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की लिस्ट लेकर लौटेंगे। हमारा अनुमान है या हमारे पास संकेत है कि मुख्यमंत्री भजनलाल को संभावित मंत्रियों की जानकारी मिल गई है, दे दी गई है या फिर लिस्ट ही थमा दी गई है और मंत्रिमंडल का विस्तार कहेंगे, क्योंकि 2 मंत्री ऑलरेडी हैं। डिप्टी सीएम जो हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं। दरअसल उन दोनों मंत्रियों के कारण मंत्रिमंडल है, एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, उसका विस्तार होगा, गठन नहीं होगा, विस्तार होगा। और ये विस्तार 24 तारीख को रविवार को होना संभावित है, प्रत्याशित है। किसी वजह से 24 को ना हो पाए तो 25 दिसंबर को निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। देर इसलिए हो रही है कि कल और परसों 2 दिन दिल्ली में बीजेपी की बड़ी राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सारे होंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री होंगे और राजस्थान के वो नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं वो भी होंगे, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं रह पाएंगे। 23 तारीख को चूँकि राष्ट्रपति जैसलमेर आ रही हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कल 2 बैठक लेने के बाद जैसलमेर चल जाएंगे और राष्ट्रपति को गवर्नर भी अटेंड करेंगे, स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री भी स्वागत करेंगे। इसलिए कल और परसों यानी कि 22 और 23 तारीख को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण करने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती। अब संभावना रविवार 24 दिसंबर या फिर सोमवार 25 दिसंबर। मैं समझता हूँ दोनों तारीख में से एक दिन विस्तार हो जाएगा। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, मंत्रिमंडल विस्तार में भौगोलिक संतुलन भी बनाया जाएगा, जातीय समीकरण भी देखे जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए हर लोकसभा क्षेत्र से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कई नाम मैंने चर्चा में हैं, पहले लिए आपके सामने, लेकिन कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, कोई भी नए नाम आ सकते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इतना ज़रूर है कि हमारे पास संकेत है कि मुख्यमंत्री भजनलाल की जानकारी में वो नाम है और उन्हें शायद लिस्ट भी मिल गई है। तो इंतज़ार कीजिए रविवार 24 तारीख का या 25 तारीख का, हम सबकी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा और सरकार कैसी होगी, किस विभाग को कौन मंत्री चलाएगा, इसका पता 25 दिसंबर तक हम सबको लग जाएगा। भजनलाल शर्मा ने आज सरकार की 10 प्राथमिकताएं घोषित की हैं। ये सरकार की साइट पर उपलब्ध हैं। इसमें एक वचनबद्धता तो जो गारंटी थी, मोदी की गारंटी है, वो सब गारंटी इसमें शामिल है। गरीब लोगों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर, अशोक गहलोत 500 रुपये में दे रहे थे, ये 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने की बात इसमें कही गई है। हर जिले में महिला थाना होगा, हर थाने में महिला डेस्क होगी, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा, पेपर लीक सहित अन्य मामलों में एसआईटी का गठन होगा, पारदर्शी सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार माफिया राज खत्म करेंगे। कांग्रेस राज में जिन किसानों की ज़मीन नीलाम हुई है उन्हें उचित मुआवजा देने का प्रयास करेंगे, नीति बनाएंगे उसके लिए। 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करेंगे। सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक, सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे और पर्यटन क्षेत्र नौजवानों को, 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात है, प्रशिक्षित करके। ये तमाम बातें 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। ये 10 प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज अपनी साइट पर, सरकार की साइट पर जारी की है। ये लक्ष्य है उनका। लोकसभा चुनावों की तैयारी करते समय उन्होंने एक जनता के सामने अपना रोड मैप रखा है। अब इस रोड मैप पर चलते हुए वो
कितना दिखेंगे और कितना कर पाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। कितने संसाधन उनके पास उपलब्ध होंगे, कौन कौन सी योजनाएं पिछली सरकार की वो जारी रख पाएंगे। फिलहाल गैस सिलेंडर की योजना 500 रुपये 450 रुपये हो जाएगी, ये जरूर संकल्प इसमें व्यक्त किया गया है। आज की बड़ी घटना वासुदेव देवनानी का निर्विरोध स्पीकर बनना है। पहले से हम जानते हैं सब कि वो निर्विरोध स्पीकर बनने जा रहे हैं। एक ही नामांकन था। कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्षमा करें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नामांकन भरा था, डोटासरा ने समर्थन किया था, पर आज अशोक गहलोत शायद नहीं आए। लेकिन अन्य नामांकन भरे गए थे। वसुंधरा राजे ने जो नामांकन भरा था उसका राजकुमार रोत ने समर्थन किया था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जो नामांकन भरा था, चंद्रभान सिंह आक्या ने उसका समर्थन किया था। हनुमान बेनीवाल ने जो नामांकन भरा था, डॉक्टर सुभाष गर्ग, आरएलपी और रालोद, इन दोनों पार्टियों जिनकी एक एक सीट है, उन्होंने भी नामांकन भरा और समर्थन किया। इस तरह देवनानी को आसन ग्रहण कराया। वरिष्ठ पत्रकारों ने, वरिष्ठ जितने भी वरिष्ठ सदस्य थे विधानसभा के, उन्होंने आसन ग्रहण कराया। देवनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे बड़ी राहत तो उन्होंने ये दी पत्रकारों को कि अब तक सीपी जोशी ने, जो पिछले विधानसभा अध्यक्ष थे, पत्रकारों को सड़क पर भेज दिया था, विधानसभा के गेट के बाहर, कि वहीं बाइट लो, वहीं कैमरे लगाओ। उन्हें अपने पूर्व स्थान पर यानी विधानसभा के पोर्च में फिर से आने का अवसर दिया है देवनानी ने। पत्रकार सारे खुश हैं, छाया में, प्रॉपर जगह पर। वहाँ सीढ़ियाँ हैं, भले सीढ़ियों पर खड़े होते हैं, परंतु वो सुविधाजनक जगह है बाइट लेने की, जहाँ से सब लोग प्रवेश करते हैं। और पूर्व स्थान पर पत्रकारों को फिर से काम करने का अवसर देने के लिए पत्रकारों के बड़े वर्ग ने खुशी जाहिर करते हुए देवनानी का धन्यवाद दिया। देवनानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मेरा टारगेट है 40 दिन कम से कम एक साल में विधानसभा चले। अनुशासन की कड़ाई से पालना करेंगे, भले कितना कठोर होना पड़े। और इसके अलावा उन्होंने जो बात कही है वो नए विधायकों के लिए कार्यशाला स्थापित करेंगे, 2 दिन की कार्यशाला करेंगे। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपनी बाइट में कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। आइए सुनते हैं नए बने स्पीकर वासुदेव देवनानी, अजमेर से 5वीं बार के विधायक, क्या कह रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब तक जो जानकारी आई कि सदन के साधारणतः 29 दिन 30 दिन ही सदन चलता है। कोशिश करूंगा कि इनमें दिनों की वृद्धि हो और कम से कम मेरा पहला टारगेट रहेगा कम से कम 40 दिन तो हम इस बार चलाने का प्रयास करें। कोशिश तो ये करेंगे जैसे केरल का आदर्श अवस्था है, लेकिन एकदम से बढ़ाने की तुलना में कुछ दिन इस बार अधिक चले और उससे बहस भी सार्थक हो। लेकिन ये डिपेंड करता है दोनों आपने पक्ष और विपक्ष पे। मैंने पहली बार आपके कैमरामैन को जो मेन गेट से बाहर थे उनको आज अंदर आने की मैंने अनुमति दे दी। पहला ही काम आपसे बिना कहे वो आज मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। और दूसरी बात जो मुझे कही गई है, निश्चित रूप से सारे पत्रकारों को मैं डीपीआर से मंगवा करके जो भी उसके लिए नियमों के अंतर्गत आएंगे उस संख्या को भी बढ़ाएंगे ताकि आप सब लोगों को भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का अवसर मिले। हालांकि सभी की संख्या तो बहुत बड़ी है, मुझे जितनी बताई गई 600 लोग की बड़ी सूची है। ये तो कभी किसी भी अध्यक्ष के लिए संभव होगा नहीं, लेकिन उसमें से अपन एक सिस्टम बना करके तय करेंगे, उसके कारण से आपको वह भी अनुमति मिले और समय पर आपको सब चीज़ों की जानकारी मिले, इसका भी अपन प्रयास करेंगे। कल कांग्रेस प्रदर्शन करेगी प्रदेश भर में। सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला कार्यकारिणियों को, समितियों को कहा गया है। डोटासरा ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने आज निर्देश जारी किए और कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन होना चाहिए। और कल राजधानी जयपुर में भी शहीद स्मारक जो गवर्नमेंट हॉस्टल के बाहर है, वहाँ पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और कांग्रेस इसे लोकतंत्र विरोधी गतिविधि बताते हुए लोकतंत्र की रक्षा का नारा देगी और पूरे प्रदेश में कल सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सरकार से जाने के बाद, विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस का ये पहला मौका होगा जब प्रतिपक्ष की तरफ से, प्रतिपक्ष के रूप में
वो कोई सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। देखना है कि सरकार जाने के बाद कार्यकर्ताओं में कितना जोश बचा हुआ है, कितना आकर्षण है अपनी पार्टी के प्रति, कितना लगाव है, कितना कमिटमेंट है। ये सब कल देखने को मिलेगा। CWC की बैठक हुई आज दिल्ली में। सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई, मिमिक्री कांड पर चर्चा हुई, बहुत सी बातों पर चर्चा हुई। लेकिन जो निकल कर सबसे प्रमुख बात आई है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से शुरू करेंगे और गुजरात तक करेंगे। और राहुल गांधी की जो यात्रा है, इसमें फिर से ईस्ट से वेस्ट, पहले साउथ से नॉर्थ हुआ था, अब ईस्ट से वेस्ट लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी और भारत को जोड़कर फिर से जागृत करके लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हुए राहुल गांधी एक तरह से लोकसभा चुनाव के पूर्व अलग जगाएंगे चुनाव की। अब वो कितने सफल होते हैं, क्योंकि इसी दौरान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है 24 जनवरी को। एक राम नाम की वेव भी उठेगी पूरे देश में और इधर भारत जोड़ो यात्रा भी होगी। दोनों में क्या कोई क्लैश होगा या दोनों में से कौन सी प्रभावी यात्रा होगी, प्रभावी आंदोलन अभियान होगा, ये भी देखने का मौका मिलेगा हम सबको। और राजनीति में राम जी की बात और राष्ट्र की बात, दो अलग अलग धाराओं को लेकर दोनों पार्टियों के नेता जनता के सामने जाएंगे लोकसभा चुनाव में, ऐसा लगता है। कल भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में और पूरे देश के प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने भी प्रदेश प्रभारी महामंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 2024 के चुनाव के मद्देनज़र कौन कौन सी चुनौतियां सामने हैं बीजेपी के और बीजेपी को क्या रणनीति बनानी चाहिए। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें मौजूद रहें, जेपी नड्डा तो रहेंगे ही, अमित शाह भी रहेंगे और हो सकता है BL संतोष भी इसमें मौजूद रहें। और इस बात की तो ये बात तो तय है कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अलका सिंह राष्ट्रीय सचिव हैं, अरुण सिंह राजस्थान के प्रभारी महामंत्री हैं। ये तीनों, चंद्रशेखर संगठन महामंत्री राजस्थान के और CP जोशी प्रदेश अध्यक्ष, ये पांचों नेता कल दिल्ली में, कल और परसों 2 दिन की इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां पूरे देश भर के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग मिलेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा, चर्चा होगी, चुनौतियों पर का विश्लेषण होगा, उनका आकलन होगा और क्या रणनीति बनाई जाए इस पर विचार विमर्श होगा। इन्हीं 2 दिन की बैठक के कारण मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 21, 22 और 23 तारीख को नहीं हो सकता, 24 तारीख को या 25 तारीख को होगा। अब इस बैठक से क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी और क्या रणनीति बनाती है भाजपा। कांग्रेस भी आज CWC की बैठक की है, उसके बाद फिर बैठक करेगी और कांग्रेस ने चूंकि एक स्ट्रेटेजी कमेटी बना ली है जो दूसरे दलों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। अशोक गहलोत भी उसमें है, मुकुल वासनिक है, मोहन प्रकाश भी उसमें है। तो ये कमेटी दूसरे दलों के साथ सामंजस्य, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के साथ कहाँ किसके साथ कितनी सीटें बांटनी है, कितनी सीटें हमें लेनी है, कितनी सीटें दूसरों को लेने देना है, इस पर चर्चा करेगी। ये भी कांग्रेस का एक सक्रिय कदम है। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, उसकी भावभूमि तैयार हो रही है। जनवरी में जब नया वर्ष शुरू होगा, भारत जोड़ो यात्रा हम देखेंगे, नए वर्ष में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियां NDA करता है, किस तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियां इंडिया गठबंधन करता है। प्लेनेटरी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।